Hello students, today I am teaching transportation in human beings. In human beings, the transportation of oxygen, nutrients and other substances to the tissues, carbon dioxide to the lungs and the nitrogenous waste to the kidney is carried out by well-defined system called circulatory system. Now, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। ये ट्रांसपोर्टेशन वेल डिफाइंड सिस्टम से होता है। उस सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट पार्ट द हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन that help to pump the blood throughout the body. Second, blood vessels that distribute blood and collect blood from the body. Type of blood vessels. देखो पहले blood vessel क्या होता है इसको समझ लो। पूरा नेटवर्क है ट्यूब्स का, वो पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है और कलेक्ट करता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट और कलेक्ट करने वाली ब्लड वेसल्स है वो डिफरेंट टाइप की है। Arteries that distribute blood throughout the body, veins that collect blood from the body organs, capillaries form a fine network of blood vessels between the veins and arteries. ये arteries और veins के बीच का फाइन नेटवर्क है between the two। ये फाइन नेटवर्क ऑफ वेसल्स है जो arteries और veins के बीच में पाया जाता है। In between the arteries and vessels, I will show you drawing after this। अब इसके बाद आता है कि ब्लड। देखो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट बता दिया, ब्लड वेसल्स बता दिया, ब्लड ये मेन ट्रांसपोर्ट टिश्यू है जिसकी हेल्प से कि सारे वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और दूसरे सब्सटेंसेस पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। अब आ जाता है टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। देखो कितने पार्ट हुए? फर्स्ट हार्ट, सेकंड ब्लड वेसल्स, थर्ड ब्लड, फोर्थ लिम्फ। लिम्फ को दूसरे नाम से भी हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब ये लिम्फ कैसे बनता है और लिम्फ क्या है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स अंदर से कभी भी ड्राई नहीं होते, दे ऑलवेज बिकम वेट बिकॉज ऑफ द लिम्फ। अब लिम्फ कैसे बनता है? मैंने बताया थ्रू आउट द बॉडी ब्लड वेसल्स का फाइन नेटवर्क होता है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की वॉल्स सिंगल सेल थिन होती है, इतनी थिन कि उसके अक्रॉस फाइन मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्सचेंज हो सकते हैं। तो जब ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो हो रहा होता है उस वक्त ब्लड के कुछ कंपोनेंट जैसे कि WBC एंड प्लाज्मा, उसके सिवा कुछ सॉल्ट, कुछ प्रोटीन्स और कुछ डाइजेस्टेड फैट, ये सारे कैपिलरीज की वॉल से सीप आउट होके टिश्यूज में चले जाते हैं। दोबारा बता रही हूँ, जब ब्लड कैपिलरीज में से फ्लो होता है, क्योंकि कैपिलरीज सिंगल सेल थिन होती हैं, उनकी वॉल सिंगल सेल थिन होने की वजह से उसके थ्रू माइक्रोस मॉलिक्यूल्स क्रॉस माने एक्सचेंज ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो उसके थ्रू ब्लड के कुछ कंपोनेंट जैसे कि प्लाज्मा, WBC, कुछ डाइजेस्टेड फैट, कुछ प्रोटीन्स, कुछ सॉल्ट टिश्यूज में चले जाते हैं सीप होके। माने मान लो कि ये ब्लड कैपिलरी है और ये टिश्यू है, ये कैपिलरी है, देयर इज अ कैपिलरी, आई एम शोइंग यू हियर, देयर इज अ कैपिलरी, इधर कैपिलरी है और इधर टिश्यू है, ये कैपिलरी है। तो ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी है टिश्यू है, तो कैपिलरी की वॉल्स में यहाँ पे ब्लड है। ये ब्लड, इसमें से कुछ कंपोनेंट प्लाज्मा, फैट, प्रोटीन्स ये टिश्यूज में आ जाता है। WBC भी आ जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, मगर RBC नहीं होता। तो ये लिम्फ एक टाइप का टिश्यू फ्लूइड है जो कि येलोइश कलर का होता है, लाइट येलोइश कलर का होता है और ये इसका मेन वर्क है
टिश्यूज को वेट रखना। दूसरा वर्ग है ये कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड, और ये इसको गिव्स बैक टू द हार्ट अगेन, माने दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट माने ब्लड में इसको पोर कर देता है। लिम्फ को अगेन बता रही हूँ, जब फाइन कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो होता है तो उन फाइन कैपिलरीज की वॉल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, प्लाज्मा, प्रोटीन्स, WBC, ये क्रॉस होके टिश्यूज में आ जाते हैं और टिश्यूज पूरा वेट हो जाता है सराउंडिंग से। इसमें कुछ अमाउंट में सॉल्ट, डाइजेस्टेड फैट, ये भी सीप आउट होके आ जाते हैं। इसकी वजह से इट कीप्स द टिश्यूज वेट। अवर बॉडी टिश्यूज आर नॉट ड्राई, they are wet due to lymph. Now this digested fat and extra fluid carries through lymphatic vessel again to heart and goes back into the blood. Now component of blood. ब्लड के कंपोनेंट में मेन 3 पार्ट है, RBC, WBC, प्लेटलेट। मैं बता रही हूँ आपको, जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो मैंने रेस्पिरेशन वाले पार्ट में बताया था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट कैरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। प्लेटलेट्स, पीसीएस ऑफ सेल्स होती है, प्लेटलेट्स आर द पीसीएस ऑफ सेल्स। जब कभी भी कोई पार्ट इंटरनल इंजरी हो जाती है पार्ट्स में या एक्सटर्नली भी इंजर्ड हो जाते हैं तो वहां पे एक ब्लड क्लॉट डेवलप हो जाता है अपने आप, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। और इंजरी में ब्लड फ्लो रोकने के लिए प्लेटलेट्स क्लॉट बना देती हैं, तो ये एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकते हैं। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये WBC फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड प्लेटलेट्स दे स्टॉप द ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरीज। अब ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट भी हो गए, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने बता दिया क्या क्या सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब हम इसके बाद हार्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मैं हार्ट का डायग्राम बना रही हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हार्ट में, हार्ट के बारे में बता रही हूँ। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, या एक को कहेंगे एट्रियम। लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। मैं हार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, साथ में इंफॉर्मेशन देती जा रही हूँ आपको। देखो हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसका शेप फिस्ट इतना होता है, फिस्ट माने मुट्ठी इतना। इस ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। 2 चैम्बर्स, upper chambers are called atria and lower chambers are called ventricles. अब इसमें जो 4 चैम्बर हार्ट है इसका हमें क्या एडवांटेज है? इट कीप द ऑक्सीजन रिच एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट, एंड इसकी वजह से ऑक्सीजन जो रहती है, माने इसकी वजह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हैविंग एंड डीऑक्सीनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग ब्लड जो होता है वो मिक्सिंग अवॉइड हो जाती है, मिक्सिंग ब्लड की नहीं हो पाती है। अब आपको ये समझना है कि ऐसा क्यों जरूरी है, मिक्सिंग शुड बी अवॉइडेड। तो मिक्सिंग इसलिए अवॉइड होनी चाहिए ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की, क्योंकि जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं उन्हीं के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। पिछले साल डायवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा है 4 चैम्बर हार्ट। तो इन्हीं के हार्ट में 4 चैम्बर और मिक्सिंग नॉट अलाउड क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड की मिक्सिंग नॉट अलाउड क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स और माने बर्ड्स एंड मैमल्स ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड? देखो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहता है। गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में, कहीं भी कितनी भी गर्मी कितनी भी ठंड हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स बर्ड्स और मैमल्स के सिवा उनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियन,
ये सब कोल्ड ब्लडेड है। पाइसेस भी, फिश भी कोल्ड ब्लडेड है। जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होने लगता है, इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम होने लगता है। अगर सराउंडिंग 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से कंट्रोल नहीं होता। तो इसीलिए ठंड के दिनों में ज्यादा विंटर्स में फिश डेप्थ में चली जाती पानी के, और जो लिजर्ड्स है स्नेक है, हमें दिखाई नहीं देते, बिकॉज वो सो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, कहीं छिप जाते हैं और कोई एक्टिविटीज नहीं करते, जिससे कि एनर्जी का लॉस न हो सके। मगर मैमल्स और ह्यूमन बीइंग, इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करती हैं। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को, हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की नीड है। क्यों? क्योंकि हमारा एक तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है और दूसरी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कैरी आउट करनी है। तो इसलिए मैमल्स और बर्ड्स, इनको दो जगह एनर्जी की नीड है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज द वेरियस फिजिकल एंड मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की नीड है। टू कंप्लीट दिस हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट, द ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड मस्ट गेट सेपरेटेड टू मेक आवर बॉडी मोर एफिशिएंट फॉर एनर्जी। नाउ अब मैं आपको पूरा राइट और लेफ्ट एट्रियम, 4 चैम्बर हार्ट, देखो ये 4 चैम्बर है हार्ट के, इसमें से अगर ये मेरा राइट हैंड है और मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मैं इसको बोलूंगी लेफ्ट एट्रियम। ये मेरा राइट हैंड बट इट इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये मेरा राइट हैंड है मगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मेरा लेफ्ट हैंड है मगर मैं इसको लिखूंगी राइट एट्रियम, इट इज राइट एट्रियम और इट इज राइट वेंट्रिकल। अब आपको समझना है ढंग से, जो मैं बता रही हूँ उसको समझते जाओ। पहले मैं डायग्राम बना ले रही हूँ, उसके साथ साथ बोलती जा रही हूँ। हमारी बॉडी में मैंने पहले ही बताया था आपको कि 2 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। एक ब्लड वेसल्स वो जो कि बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरे ब्लड वेसल्स वो जो बॉडी से ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो जो ब्लड वेसल बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको बोलते हैं आर्टरी। द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा। अब वो ब्लड वेसल जो ब्लड को कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं वेन। ये बोली जाती है एंटीरियर वेन, ये वेन है, वेना केवा, वेना केवा, ये भी वेना केवा है। वेना केवा। मैं यहाँ पे भी पूरा डायग्राम एक बार बना लेती हूँ जिससे कि मेरे को आपको बताना सारा आसान हो जाए। ये मैं बनाने जा रही हूँ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मीनिंग है रिलेटेड टू लंग्स। अब मैं आपको जरा एक बात बताऊं, सुनते जाओ ढंग से। देखो ऐसा होता है कि पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स। कल हमने ये रेस्पिरेटरी वाले पहला वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो लंग्स होते हैं उनकी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भर जाती है, माने दे गेट फिल्ड अप विद ऑक्सीजन, एंड नाउ कार्बन डाइऑक्साइड blood around the alveoli is carbon dioxide rich. There is an exchange of carbon dioxide and oxygen occurs. Now the blood in alveoli of lungs is rich in oxygen. तो lungs से ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन की हेल्प से, ये कौन सी पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन, दोनों लंग्स, 2 लंग्स है, पेयर ऑफ लंग्स है, दोनों से एक पल्मोनरी वेन ऑर्गन्स से, माने कौन सा ऑर्गन है, लंग्स, इनसे ब्लड कलेक्ट करती है और कहां पोर कर रही है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम में। जिस वक्त लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है उस वक्त वो रिलैक्स होता है। इसमें जब ऑक्सीजन रिच ब्लड आ जाता है एक बार, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है।
लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स, दोनों ही वेंट्रिकल लेफ्ट हो या राइट हो, इनकी वॉल्स थिक होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एट्रियम। देखो पल्मोनरी वेन ने लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पोर किया। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद इसको एक ओपनिंग है, ये रास्ता है, यहाँ आया, उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं रेड कलर से बना देती हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओगे। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ से आया है? फ्रॉम लंग्स। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आया है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया, ये कहाँ गया है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एओर्टा में गया। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, एओर्टा में गया। एओर्टा से ये पूरे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी? एओर्टा, दैट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। नाउ हर एक बॉडी ऑर्गन के सेल्स रेस्पायर करेंगे और वो ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। इन सारे ऑर्गन्स से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लाने वाली दो टाइप के लार्ज वेन है, इनको बोलते हैं वेना केवा। ये अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लाती है, इसको एंटीरियर वेना केवा, और ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लाती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर वेना केवा। देखो मैंने बता दिया कि बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सारे ऑर्गन्स से। अब सभी ऑर्गन्स में अब कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन दे दिया है, तो टिश्यू एंड सेल रेस्पायर करते हैं, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लोज बैक, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड फ्लोज बैक टू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ वेना केवा। वेना केवा, एक वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है और दूसरी लोअर बॉडी पार्ट से। दोनों वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड, और इनमें दोनों ही वेना केवा में कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको मैं ब्लू बना देंगी। अब ये राइट एट्रियम में आ गया, कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से आ गया, ये आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से इसको एक रास्ता है, इट गोज टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, नाउ ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों लंग्स को चला जाएगा। लंग्स के ब्लड में अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा और ये कहां पहुंचेगा? एल्वियोलाई के वॉल्स में। अब दोबारा एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन रिच ब्लड दोबारा पल्मोनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो इन दिस वे पूरा सर्कुलेशन हुआ है, कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। फर्स्ट जब ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां आया? ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन, PULMONARY वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, लेफ्ट एट्रियम। ये हार्ट बना ले रही हूं मैं ऐसे, जिससे कि लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से लार्जेस्ट आर्टरी से बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
यहाँ पे हार्ट के सीक्वेंस में नहीं बनेंगे, समझाने के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम थ्रू वेना केवा। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, लंग्स को। अब आप जरा ध्यान से समझो, जैसे कि हम ब्रीथ इन करेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स में हो जाएगा। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये एओर्टा की हेल्प से, ये जो रेड पाथ बनाया है लार्जेस्ट आर्टरी, एओर्टा की हेल्प से बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों पेयर ऑफ वेना केवा की हेल्प से राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम से इट विल गो टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से बड़ी आर्टरी गई है जिसको हम कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी से ये लंग्स को जाएगा वापस फॉर अगेन ऑक्सीजनेशन। तो देखो एक ब्रीदिंग साइकिल हुई कंप्लीट। हमने ब्रीदिंग किया, ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट से पास होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट को गया, बॉडी पार्ट से अगेन हार्ट को आया और हमने ब्रीद आउट किया। तो इन कंप्लीट ब्रीदिंग साइकिल ये हार्ट में ब्लड 2 बार गया। एक बार ऑक्सीजन रिच ब्लड गया, दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, और बाद में दोबारा अगेन इट गोज बैक टू लंग्स। Hence, in complete breathing cycle, blood passes to heart twice, and this type of circulation is known as double circulation. अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे कुछ वाल्व्स होते हैं, यहाँ पे वाल्व्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स होते हैं, और यहाँ पे एओर्टा के यहाँ पे वाल्व है। वाल्व माने एक टाइप से डोर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सिंगल डायरेक्शन में खुलते हैं, यूनि डायरेक्शन में खुलते हैं। तो अगर ब्लड इधर से इधर आ चुका है तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड वापस नहीं जा पाएगा। इट चेक द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, मगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से अगेन एट्रियम में वापस नहीं आएगा। ये डोर्स क्लोज हो जाते हैं, वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। इसके लिए यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो होता है। अब इसका मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ वाल्व्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये मैंने आपको पूरा बताया फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर हार्ट। तो कौन सा पार्ट हार्ट का सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? तो हम देख रहे हैं जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन की हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। उसके बाद ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स हो गया, बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिल गई। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा की हेल्प से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल के बाद पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी से ये दोनों लंग्स को चला गया फॉर ऑक्सीजनेशन। ये मैंने डायग्राम के साथ साथ आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि एट्रियम की वॉल्स थिन और वेंट्रिकल्स की वॉल थिक क्यों होती है? क्योंकि एट्रियम जो होता है उसको केवल ब्लड को, उसको कांटेक्ट होकर ब्लड को केवल वेंट्रिकल्स तक ही पुश करना है। इट हैज टू ट्रांसपोर्ट ब्लड only to the short distance, that is from atrium to ventricle, but ventricles have to pump the blood to the body parts, hence high pressure must get maintained. तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए इसकी वॉल्स थिक होती है। ठीक है, अच्छा अभी आपको ये बता दूं कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो आर्टरीज और वैन दो टाइप के वेसल्स हैं। आर्टरीज हमेशा बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है और वेन्स हमेशा बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है। मगर आर्टरी और वेन में जो डिफरेंस है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। आर्टरीज दैट कैरी
away blood from heart, artery, when carry away blood from heart to the organs. It carries blood from organs to the heart. Thick walled, thin walled valves are absent. Valves present है, valves absent है. Arteries are present. Location में arteries are present in depth of body. Veins are generally superficial, माने ऊपर ऊपर पाई जाती है. तो अब आपको ये देखो, मैं बताने जा रही हूँ कि आर्टरीज जो होती हैं उनमें थिक वॉल्स क्यों होती हैं और वेन में थिन वॉल क्यों होती है. आर्टरीज हैव टू विथस्टैंड द प्रेशर. क्यों? देखो, जब एओर्टा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एओर्टा से ब्लड पंप होगा प्रेशर से. तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर से, ये प्रेशर किस पे मेंटेन होता है? आर्टरीज की वॉल्स पे. तो इसीलिए इनमें थिक वॉल होती है और जो वेन्स होते हैं वो ब्लड को वापस ला रहे होते हैं. तो हमारे बॉडी में नीचे की तरफ तो कोई पंपिंग ऑर्गन है नहीं, तो जो कि नीचे से ब्लड को वापस पंप करें. तो इसीलिए जो वेन्स होते हैं उनकी वॉल पे कोई प्रेशर नहीं होता, इसीलिए उनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं. अच्छा, जैसे ये वेन है, तो ये जो वेन है इससे जब ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी नीचे से ऊपर जाएगा और यहाँ पे कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको यहाँ पे बीच बीच में रोकने के लिए वाल्व होते हैं, जिससे कि जैसे ही ब्लड ऊपर जाएगा ये बंद हो जाते हैं वाल्व, जिससे कि बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का. क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है, इसलिए ये ब्लड वापस जा सकता है ग्रेविटी की तरफ. तो इनको अगेंस्ट ग्रेविटी फ्लो होने देना पड़ता है ब्लड को, माने ब्लड थ्रू वेन्स फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी. देयरफॉर टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड द वेन्स हैव वाल्व्स. अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि डबल सर्कुलेशन क्या है, उसके बाद हार्ट में 4 चैम्बर क्यों है, मिक्सिंग क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, ऑक्सीजन रिच बनाने के लिए और एनर्जी रिच बनाने के लिए, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इसलिए मिक्सिंग अलाउड नहीं है और इसीलिए ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं. अब मैं बता रही हूँ, आपने ब्लड प्रेशर का नाम तो सुना ही होगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बता दूं कि आर्टरीज और वेन का. ये रह गया है, देखो, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, बट मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें तो मैंने ब्लू बनाया है, मैंने डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रही है. तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक एक्सेप्शनल आर्टरी जो कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ. आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक,
they always carry oxygen rich blood except a pulmonary artery. Veins always carry deoxygenated blood. Toward from organ toward heart. Veins always carry deoxygenated blood from organs to हार्ट. मगर ये पल्मोनरी वेन है, ये ऑर्गन माने लंग्स, लंग्स से हार्ट की तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आई है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. तो एक एक एक्सेप्शन वेन और आर्टरी का. वेन हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके बॉडी ऑर्गन से हार्ट को लाती है. एक बॉडी ऑर्गन लंग्स है, लंग्स से हार्ट को ब्लड लाने वाली कहलाएगी पल्मोनरी वेन. मगर ये पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से हार्ट को ला रही है. सारी वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मगर पल्मोनरी वेन एक ऐसी एक्सेप्शनल वेन है जो कि लंग्स से हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है. आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करती है. हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ वेन जो वेसल जाती है उसको बोलते हैं आर्टरी. यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है तो ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, मगर इसमें एक एक्सेप्शन आ गया. पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन that carries the oxygenated blood from heart to lungs for oxygenation. अब मैं आपको, ये तो हो गया पूरा एक्सेप्शन वगैरह भी बता दिया, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन बता दिया. अब मैं बता रही हूँ आपको ब्लड प्रेशर. देखो ऐसा होता है कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट होता है. एओर्टा ब्रांच आउट होके आर्टरीज बनाते हैं और हर एक आर्टरी माने इसके आयोटा की ब्रांचेस ऑर्गन्स में जाती है, डिफरेंट ऑर्गन्स में. तो ये जो एओर्टा की ब्रांचेस है, माने जब एओर्टा में प्रेशर आएगा तो एओर्टा की जो आर्टरीज बनेगी ब्रांचेस, उनमें भी प्रेशर क्रिएट होता है. तो ये जो प्रेशर है माने जिस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देखो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है. जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त ब्लड एओर्टा से बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो प्रेशर डेवलप्ड इन द वॉल्स ऑफ द अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन is called systolic pressure. Pressure developed against the walls of the arteries during ventricular contraction is called systolic pressure. Systolic pressure हमारी बॉडी का 120 mm ऑफ मर्क्यूरी है. अगर इससे ज्यादा प्रेशर अगर वॉल्स पे क्रिएट होता है तो हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है. अब जिस वक्त एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स होता है ब्लड लेने के लिए. तो इस वक्त आर्टरीज में ब्लड तो होता ही है, मगर आर्टरीज की वॉल में बहुत कम प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा होता है. तो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायलेशन माने as the ventricle relaxes, ventricular dilation, the pressure on the walls of the artery is very less and it is called diastolic pressure. और diastolic pressure normal pressure होता है 80 mm of mercury. Systolic pressure है 120 mm of mercury and diastolic pressure है 80 mm of mercury. एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मो SPHIGMO MANOMETER. Sphygmomanometer, the instrument. SPHYGMO स्फिग्मोमैनोमीटर. दोबारा लिख दे रही हूँ SPHYGMO मैनोमीटर.
instrument that measure blood pressure is called sphygmomanometer. लिम्फ मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। नाउ यहाँ पे ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कंप्लीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद डायग्राम ऑफ हार्ट मैंने बता दिया। मेरे को केवल थोड़ा सा कि वेन और आर्टरीज के बीच में कैपिलरीज कैसे बनी है उसको दिखाना है, तो मैं बता रही हूँ ड्रॉ करके। इसके बाद ये यहीं पे खत्म होगा चैप्टर और कल हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस होती है आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, ये बन रही है आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, और पतली पतली हो जाती है, ये बन रही है कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज दोबारा रीयूनाइट हो रही है, दोबारा रीयूनाइट होने लगी इधर से, ये बन गई वेन, ये है ये वेन, ये है आर्टरी। तो देखो आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल, वैन, आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल, वैन। माने आर्टरीज और वैन के बीच में जो फाइन बहुत पतली पतली कैपिलरीज हैं, माने बहुत पतली पतली वेसल्स हैं जिनकी वॉल सिंगल सेल थिक है, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। और इन्हीं कैपिलरीज से ब्लड जब फ्लो होता है तो वो उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट सीप होके लिम्फ बना देते हैं। अच्छा, लिम्फ और ब्लड का डिफरेंस रह गया जो मैं बता रही हूँ। लिम्फ भी एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू है, ब्लड भी ट्रांसपोर्ट टिश्यू है। लिम्फ जो रहता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर ये टिश्यू फ्लूइड है। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड और जो ब्लड है वो वेसल्स से फ्लो होता है और लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है। लिम्फ लिम्फेटिक वेसल से फ्लो होता है, ब्लड ब्लड वेसल से फ्लो होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, इसलिए वो रेड कलर का होता है। लिम्फ में हीमोग्लोबिन और आरबीसी नहीं है, इसलिए वो व्हाइटिश कलर का होता है। ब्लड में ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन, डाइजेस्टेड फैट, वेस्ट सब होते हैं और लिम्फ में वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फैट्स होते हैं। लिम्फ के भी बहुत सारे, लिम्फ का क्या काम है, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है केवल। देखो वो बैक बॉडी ऑर्गन्स से कैपिलरी से थ्रू टिश्यू में चला गया और टिश्यू फ्लूइड वापस से लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ हार्ट में मेन कंपोनेंट जो कि टिश्यूज में चले गए थे उनको वापस डाल देता है। डाइजेस्टेड एक्स्ट्रा फैट्स एंड द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड उसको वापस स्टोर करता है। मगर ब्लड कैसे, हार्ट से ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स से हार्ट को आता है और ये हार्ट से ऑर्गन्स को नहीं जाता है, ये केवल कैपिलरीज की वॉल से सीप होके ऑर्गन्स को चला जाता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर इस टिश्यूज में चला जाता है और वापस वो लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ हार्ट को आता है। In this way, I think I have finished the transportation in human being. If you have asked any questions, then you can ask on WhatsApp or call me.